इस समय पर फिर हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ इंडिया से अपनी शुरुआत की। मसूलीपट्टनम में, सूरत में, यहाँ यहाँ अपनी फैक्ट्रियां लगाई। ठीक है, तो ये फैक्ट्रियों की शुरुआत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और साथ के साथ में यहाँ इस समय पर अन्य शक्तियां, जो अन्य यूरोपियन शक्तियां थी, जिसमें यूरोप पोर्तुगीज थे, जिसमें डच लोग भी थे। डच की प्रेजेंस बहुत ज्यादा नहीं रही, पर पोर्तुगीज, फ्रेंच और इंग्लिश लोग, इन तीनों की काफी अच्छी यहाँ पर प्रेजेंस रही। बाद में डच गिव अप करके चले गए थे, और पर धीरे धीरे पोर्तुगीज भी एक साइड हो गए। जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि जो डुप्ले था, उसके समय पर जो इंग्लिश शासन था वो अपने अपने एक हाइट पर पहुंचा। और जो गोवा है, दमनदीप है, उन पर उसी के कारण जो है स्थापित हुआ उनका शासन। पर बाद में धीरे धीरे वो शासन, अंग्रेज भी उसके बाद मजबूत होते गए, तो वो शासन कमजोर हो गया और पोर्तुगीज का खात्मा हुआ। बाद में जो इंग्लिश और फ्रेंच की राइवलरी थी, इसी के कारण से हमारे देश में अंग्रेजों और केवल अपने अपने प्रभुत्व को बढ़ाए रखने के लिए, और इंग्लिश और फ्रेंच ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में अपने प्रभुत्व को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, लगातार प्रयास करते रहते थे कि कैसे हम अपना प्रभुत्व बनाएं। और इसके लिए इंग्लिश फ्रेंच वॉर हुए हैं कई। ठीक है, 3-4 इंग्लिश फ्रेंच वॉर हुए हैं, जिसके बाद में इंग्लिश का दबदबा थोड़ा अंग्रेजों का ज्यादा दबदबा रहा। बाकी जो फ्रेंच हैं उन लोगों ने भी कई क्षेत्रों को जीता, और फिर उन्होंने आपस में संधि करके ये किया कि नहीं, ये एंग्लो फ्रेंच वॉर करने से हमें खास फायदा नहीं है, हम इनको सुलझाएं। एंग्लो फ्रेंच वॉर हिस्टोरिकली भी उनके पीछे से लगातार लंबे समय से चलते आए थे। तो भारत में भी वो जो कड़ी थी वो यहाँ पर चलती रही। तो लिखना मुश्किल हो रहा है। 1756 में युद्ध हुआ, 1742 में, 1760 में, बाद में जो कर्नाटिक वॉर भी जिसको बोला गया। तो ये सभी युद्ध जो है यहाँ भारत में 56 में हुआ। 78 में भी अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के कारण हुआ, पर उसका भारत में प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भारत में तब तक अंग्रेजों की जो 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 एकाधिकार था, वो धीरे धीरे अंग्रेजों का अधिकार यहाँ पर भारत में स्थापित होता गया। तो 1760 के बाद, ये 1760 से, ये 1756 से लेके 1763 तक जो 7 इयर्स वॉर चला था, उस 7 ईयर वॉर के बाद में भारत में ये स्थिति क्लियर हो गई थी कि यहाँ पर ब्रिटेन का शासन रहेगा, फ्रांस का शासन नहीं रहेगा। ये बात हम कर चुके हैं कि बंगाल के नवाब जो थे, जब औरंगजेब की डेथ हो गई, औरंगजेब के जाने के बाद में अलग अलग जो उसके नवाब थे, महत्वपूर्ण बड़े नवाब थे, उन्होंने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य से अपने आप को अलग करना शुरू करा। पूरी तरीके से अलग नहीं किया, पर व्यवहारिक तौर से, एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने अपने आप को मुक्त करना, इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया। तो मुक्त करने के इस प्रोसेस में उन्होंने अपने, मुझे एक सेकंड देना यार, मैं इसे दोबारा से रीइंस्टॉल कर रहा हूँ, शायद हो जाएगा, तो मैं लैपटॉप पे ले लूंगा इस कॉल को।
हेलो। यस Yes, सर। sir. हाँ, मेरी आवाज आ रही यस है ना? सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। हम्म। अच्छा, तो ये हम बात करेंगे। तो ये सारा डिस्कशन हमने कर लिया। तो अभी जो है कि किस किस तरह से फ्रांस, और इनको याद रखना बहुत बेसिक लेवल पर जरूरी है कि किस तरीके से ये जो फ्रांस की और ब्रिटेन की राइवलरी थी वो भारत तक आई। भारत में भी अपने अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ी और आगे गंभीर हुई। और कैसे जो है जब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध होते थे तो यहाँ पर भी युद्ध होने शुरू हो गए 1742 में। फिर 1756 में जो 7 इयर्स वॉर हुआ था, और 1760 का लेटर थर्ड कर्नाटिक वॉर। ठीक है, कर्नाटिक वॉर भारत के कंसर्न में आता है। अगर कहीं नाम आया आपको कर्नाटिक वॉर, तो कर्नाटिक वॉर बेसिकली इंग्लिश और फ्रांस के जो युद्ध है, इसमें ये बैटल ऑफ बांडी वाश एक बहुत महत्वपूर्ण बैटल है, जिसमें इस बैटल ऑफ बांडी वाश ने ये तय किया था कि भारत में किसका शासन रहेगा। इसके बाद बैटल ऑफ बांडी वाश के बाद हुई पेरिस ट्रीटी, और फ्रांस के साथ जब युद्ध खत्म हुआ तो जो पौंडीचेरी जो है फ्रांस से ले ली गई थी। बाद में फ्रांस ने ये तय कर लिया कि नहीं, हम अपनी एस्पिरेशंस को यहाँ पर और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। इंग्लैंड ने फ्रांस ने ये तय किया कि ठीक है, इंग्लैंड वहाँ पर अपना वो रख सकता है, प्रभुत्व रख सकता है, हम यहाँ पर और ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जो भारत के अंदर में जो स्थिति थी, जो समाज राजनीतिक स्थिति थी, वो औरंगजेब के जाने के बाद, जब औरंगजेब 1707 में इनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद भारत एक खुला मैदान हो गया। ठीक है, क्योंकि जो लेटर मुगल्स हैं, जो बाद के मुगल्स हैं, औरंगजेब के बाद के मुगल राजा थे, वो कमजोर राजा थे, वीक राजा थे, अपने शौक मजे में रहते थे, वो बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग नहीं थे, जिसके कारण से जो उनके छोटे छोटे नवाब थे, तो उन्होंने अपने आप को आज़ाद करना शुरू कर दिया। जैसे बंगाल में जो नवाब था, उन्होंने अपने आप को आज़ाद करना शुरू कर दिया। हैदराबाद में अपने आप को उन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। अवध में एक प्रकार से अलग होना शुरू हो गए। तो इसके बाद से धीरे धीरे अलग मुगल एम्पायर से अलग। तो ये ध्यान रखें कि वो उन्होंने कभी पूरी तरीके से, इन नवाबों ने कभी पूरी तरीके से अपने आप को मुगल से अलग नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम मुगल शासन के अंदर हैं, परंतु इस बात को कहने के अलावा इफेक्टिवली मुगल्स का कोई कंट्रोल नहीं था इन राज्यों पर। इसके अलावा भी और छोटे छोटे एरियाज थे जहाँ पर जो है जो मुगल साम्राज्य वो टूट रहा था, तो वो बिखर रहा था, और वहाँ के लोग अपने लिए ऑटोनॉमी, अपने लिए स्वायत्तता क्लेम कर रहे थे। ऐसे में जो कंपनी थी, कंपनी अपने लिए अधिकार चाहती थी, और परंतु जो नवाब था, बंगाल की बात कर रहे हैं क्योंकि बंगाल से ही फुटहोल्ड, दो क्षेत्रों से अंग्रेजों ने अपना फुटहोल्ड जमाना शुरू किया, बंगाल से और मद्रास से। सबसे शुरुआत में बंगाल से किया, और फिर उसके बाद मद्रास, और
बाद में मुंबई से, पर मुंबई आते आते मोर और लेस स्थिति स्टेबल हो चुकी थी। तो बंगाल में जब उन्होंने अपना जो इलाका स्थापित करना शुरू किया, वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाई उन्होंने, तो वहाँ का जो नवाब था, नवाब ने उनसे कहा कि आपको हमें हैवी टैक्सेस देने पड़ेंगे। उन्हें सिक्के छापने का, अपने सिक्के बनाने का अधिकार नहीं दिया गया, उनको किले बनाने का अधिकार छीन लिया गया। अंग्रेज ये सब अधिकार चाहते थे कि हमें ये सब अधिकार मिलने चाहिए। अब तक अंग्रेज, क्योंकि सन 1600 में चार्टर मिला, 1608 में शायद सूरत में, 15 में मुसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। 1750 लेट्स से, 1750 आते आते या 1700 से लेके 1750 के बीच में के दौर की बात करें, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। औरंगजेब के डेथ होने के बाद में जो कंट्रोल था मुगल एम्पायर का वो कमज़ोर होता गया। बाद में यहाँ 1720-30 के आसपास मोहम्मद कुली खान एक होता था, जिसने बंगाल में अपना एक ऑटोनॉमस, अपना एक इंडिपेंडेंट शासन स्थापित किया। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? मोहम्मद कुली खान सर मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली सर, मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में ये शासन स्थापित किया। और उसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अच्छा इन 125-150 साल में, इस पूरे पीरियड में कंपनी भी एक मजबूत शक्ति बन चुकी थी भारत के अंदर में। व्यापार, ट्रेड पर उसका कंट्रोल हो रहा था, ठीक है। उसके बाद पैसा था, उसके पास मनी थी और उसके पास आर्मी थी। उसने अपनी अपनी छोटी छोटी सेना अपने ट्रेड को सुरक्षित करने के लिए बनानी भी छोटी छोटी शुरू कर दी थी। तो ऐसे में कंपनी भी अपने में एक मजबूत शक्ति बन रही थी। कंपनी की जो आर्मी थी और जो उसके फोर्सेस थी वो ज़्यादा बेहतर थी इंडियन से, क्योंकि वो डिसिप्लिन थे, वो लोग ज़्यादा डिसिप्लिन थे। अगर उनका कमांड ने कहा ये करना है तो सभी लोग ये करते थे। भारत में ये चीज़ नहीं थी। बेटर ट्रेंड थे, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हुई थी। वो वेपन, उनके पास हथियार जो थे वो भी ज़्यादा अच्छे थे। तो इन सब कारणों से वो एक मजबूत सेना तो थे, परंतु फिर भी उनका मेन क्षेत्र, मेन काम उनका ट्रेड था। इसके बदले में, इस ट्रेड के बदले में जो बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान के बाद, और मुर्शीद कुली खान, वो उससे हैवी ट्रिब्यूट्स, मतलब बड़े बड़े नजराना, ट्रिब्यूट को हिंदी में नजराना, राजा जो है उस समय का टैक्सेशन अलग तरीके से काम करता था। एक तो सीधा सीधा टैक्स लगता था, जैसे आज के समय में टैक्स है कि 10% आपको टैक्स देना है, इतना टैक्स देना है। उस समय राजा के लिए, नवाब के लिए कई तरीके का टैक्स होता था। एक तो कुछ इस तरीके का फिक्स रेट ऑफ ड्यूटी भी, साथ में नजराना कि भाई आपको इतने का नजराना प्रस्तुत करना है राजा के आगे, नवाब के आगे, आपको इतनी चीज नजराने में देनी है, तो वो ट्रिब्यूट दिया जाता था। जो भी आप व्यापार यहाँ कर रहे हो उसके बदले में आपको नवाब के समक्ष नजराना प्रस्तुत करना है, नंबर 1। और वो भी बड़ी रकम, मतलब छोटा नहीं, अच्छी रकम वो मांगते थे, जिससे कि उनको ट्रेड में, क्योंकि ट्रेड आदमी करता है प्रॉफिट के लिए। अब मान लीजिए आप 100 रुपए का सामान बेचते हैं, 100 रुपए का सामान बेचते हैं, 70 रुपए का खरीद के लाते हैं, बचत आपकी 30 रुपए है। अब आपसे कोई कहे कि 40 रुपया टैक्स दे दो, तो आप दो ऐसा व्यापार करोगे ना? कोई मूर्ख होगा जो ये व्यापार करेगा? घाटे का व्यापार है सीधा सीधा। इवन 30 भी मांगेगा तो भी कोई व्यापार नहीं करेगा। अगर मुझे 30 रुपया बच रहा है और 30 रुपये में कोई 10 रुपये का है, 5 रुपये का है, तो मैं दे भी सकता हूँ। पर अगर कोई 30 का 30 मांगे या 30 का 40 मांगेगा तो कोई नहीं देगा। पर हमारे राजा लोग, क्योंकि वो कोई साइंटिफिक तरीके से नहीं चलते थे, किसी ने जैसा बता दिया, नहीं मांगा तो कुछ नहीं मांगा, मांगा तो इतना मांग लिया कि दे ना पाए। दूसरा, कंपनी ने अपने सिक्के छापना, तो इस अधिकार पर भी उसने बैन लगा दिया। जो सिक्के छापना होता है वो सॉवरेनिटी की निशानी होता है। सिक्के कौन छाप सकता है? कॉइन्स मिंटिंग, मिंटिंग ऑफ कॉइन, कॉइन मिंटिंग हमेशा से जो सिक्के बनाना, वो जो राजा है
उसका अधिकार होता है। आज भी जैसे आरबीआई गवर्नर, आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर नोट छाप सकती है, कोई और व्यक्ति नहीं छाप सकता। अगर कोई छापेगा तो उसे पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो ऐसे ही पहले की भी समय यही चलन था, तो इसलिए उसने उसको वो भी मना कर दिया। इसके अलावा कंपनी क्या कर रही थी, जगह जगह पर अपने फोर्ट्स बना रही थी, अपने किले बना रही थी, फोर्टिफिकेशन कर रही थी अपने, जहाँ वो लोग रहते थे, जहाँ से वो व्यापार करते थे, जहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ थी, तो वो भी उसको मना कर दिया गया कि भाई आप किले नहीं बनाओगे। उनके किलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो कलकत्ता भी जो बसा था, सुतनौती और कोलकाता और एक और गांव था, उनसे मिलकर जो ये गोविंदपुर। कलकत्ता, क्या नाम है, गोविंदपुर। गोविंदपुर। कलकत्ता शहर जो बना, कलकत्ता शहर पहले ये 3 गांव होते थे जिनका पट्टा अंग्रेजों ने लिया था, कोलकाता और सुतनौती। ये 3 गांवों का पट्टा लेकर उन्होंने यहाँ पर काम शुरू किया। तो अपने एरिया को सिक्योर करने के लिए किला बनाना चाहते थे, वो भी उसको मना कर दिया गया कि नहीं, आप ये नहीं करेंगे। कंपनी भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी चालाकियां करती थी, करप्शन की एक्टिविटीज करती थी, लोगों को पैसा देती थी, ऑफिशियल्स को पैसा देकर अपना जो टैक्सेस वगैरह था वो मना करती थी, नहीं पे करना चाहती थी। तो वो यहाँ टैक्स पे नहीं करते थे, और जो है उसको तरह तरह से आपस में ये इनके बीच में टकराव होता रहता था। जो इंग्लैंड की फैक्ट्री है कलकत्ता में, सबसे पहले हुगली रिवर के किनारे 1651 में बनाई गई। 1696 में यहाँ पर एक फोर्ट बनाया गया इसके आसपास। और इस समय फैक्टर बोला जाता था, जो ट्रेडर्स होते थे, जो फैक्ट्री शब्द आता है, वो फैक्ट्री शब्द का ओरिजिन है फैक्टर से। फैक्टर्स का मतलब ट्रेडर्स। उस समय के जो व्यापारी होते थे उनको ट्रेडर्स को फैक्टर्स बोला जाता था। तो इसी से ये फैक्ट्री शब्द का जन्म हुआ, फैक्टर से फैक्ट्री। तो ये यहाँ पर अपने एरिया में फोर्टिफिकेशन करना चाहते थे। जो नवाब सिराजुद्दौला था, नवाब सिराजुद्दौला इनकी इन सब गतिविधियों से खुश नहीं था और उसने कोशिश की कि भाई ये अंग्रेजों को यहाँ से हटाया जाए, यहाँ सबसे पहले यहाँ से निकाला जाए, ये बहुत बदमाशी करते हैं। क्योंकि नवाब वो था, अंग्रेज तो केवल छोटे छोटे व्यापारी थे जिनके पास अपना कुछ पैसा था, पर उनकी न्यूसेंस वैल्यू धीरे धीरे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धीरे धीरे समझ आने लगी थी। तो उसने उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक एक्टिविटी की जो कन्वर्ट हो गई ब्लैक होल ट्रेजेडी में। यहाँ जो है, जो इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के कारण जो इंग्लिश लोग थे और बंगाल के लोग थे, बंगाल के बीच में एक सीरियस एट्रिशन, एक सीरियस झगड़ा शुरू हुआ ब्लैक होल ट्रेजेडी के कारण। सिराजुद्दौला जो था, ये लगभग 1750 के आसपास की बात है। सिराजुद्दौला जो ने क्या किया, कुछ अंग्रेजों को पकड़कर एक जगह पर, वहां पर एक कमरे में बंद कर दिया गया। और इस बहुत छोटे से कमरे में शायद 150-170 के लोग आसपास लोगों को बंद कर दिया गया था, जिसमें काफी लोग मारे गए। वो इतना, मतलब इतने छोटी जगह में इतने सारे लोगों को बंद करने के कारण से काफी लोग मारे गए, लगभग आधे उनमें से मारे गए। और इसके बाद जो सीरियस इश्यूज जो है वो खड़े हो गए। बंगाल जो है वो क्यों परेशान था, ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश लोग जो थे वो हाई हैंडेड थे, मतलब अपनी दादागिरी करते थे। जो इंपीरियल फरमान था, यहाँ पर हमने बात की थी कल, एक फरमान कितने का मिला था, थॉमस रो को एक फरमान मिला था जहांगीर से। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण फरमान है वो 1770 में मिला था मोहम्मद शाह रंगीला से, अगर मुझे ठीक याद है। मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको एक फरमान सर दिया फारूक था। शियार। फारूक शियार ने दिया था।
फर्रुख सियार ने दिया होगा, मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। पर 1717 का ये इनको एक इम्पीरियल फरमान प्राप्त हुआ था। इस इम्पीरियल फरमान के कारण इनको पूरे देश में बिना ड्यूटी दिए, बिना टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार था, परंतु ये इसका ग्रॉस मिसयूज करते थे इस फरमान का। इसके अलावा फोर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा कारण बना, जिसके कारण किलेबंदी करना, जिसके कारण जो है ब्रिटिश और फ्रांसीसी लोगों से नवाब की झगड़ा शुरू हो गया। ये भी ध्यान रखेंगे इस समय पर दोनों ब्रिटिश लोग और फ्रांसीसी लोग दोनों अपना अपना व्यापार कर रहे थे। ये एज अ व्यापारी काम कर रहे थे, यहाँ कोई राजा नहीं थे। समझिए कोई व्यापारी दुकानदार लोग हों, उनकी अपनी दुकानें हों, बाहर से आए हुए कुछ दुकानदार हैं, तो दोनों फ्रांसीसी लोग और ब्रिटिश लोगों ने अपने अपने किले बनाने शुरू किए थे। उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट किया उसने, तो ऑब्जेक्ट करने के कारण फ्रांसीसी लोग तो मान गए। फ्रांसीसी लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग जो है अपने किले हटा लेंगे, बट ब्रिटिश लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं हटाएंगे, एंड दे रिमेन्ड एडमेंट। और इसी के कारण ब्रिटेन के साथ उनके साथ झगड़ा शुरू हुआ, ब्रिटिश के ऊपर ये हमला किया गया, ये ब्लैक होल ट्रेजेडी, और बाद में जो बैटल ऑफ पलासी में ये कन्वर्ट हुआ। तो उसके बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई और फिर ये बैटल ऑफ पलासी में ये कन्वर्ट हुआ। 1757 आते आते जो है ब्रिटेन और बंगाल के जो संबंध थे वो बहुत उसमें आ गए, और ब्रिटिश लोगों में ये युद्ध के कगार पर पहुंच गए। इस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और जो सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसको मीर जाफर लीड कर रहा था, जिनकी हम कल बात कर रहे थे। इसके अलावा जो और उसके लोग थे, मीर बख्शी, मानिक चंद, जगत सेठ, ये कुछ और लोग थे जो इस बैटल ऑफ पलासी के में नवाब सिराजुद्दौला के तरफ से लड़ रहे थे। और इसमें जैसा हमने कल बात की थी कि इन लोगों ने जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने इनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे, जिसमें मीर जाफर भी इन्वॉल्व था, जगत सेठ इन्वॉल्व था, तो इन सबको पैसा खिलाया, घूस खिलाई, और ये युद्ध लड़ने से पहले ही जीत लिया। जो इनकी सेनाएं थी, जबकि सेनाओं का बहुत बड़ा अंतर था, 800-900 लोग होते थे केवल अंग्रेजों की तरफ से, और इनके तरफ से 10-20 हजार लोग थे। किसी को एग्जैक्ट नंबर याद है कितने लोग थे इस लड़ाई के अंदर में? सर सिराजुद्दौला के पास 50,000 सेना थी और रॉबर्ट क्लाइव के पास 32,000। कितने थे? रॉबर्ट क्लाइव के पास 30,000 थे सर। 3,200 और सिराजुद्दौला के पास 50,000। इनके पास 3,200 थे। ओके, रॉबर्ट क्लाइव की सेना, जो ब्रिटिश सेना थी, उनके पास 3,200 लोग थे और इनके पास 50,000 लोग थे। तो ये सेना का समीकरण था, मतलब जो सेना का नंबर था वो सिराजुद्दौला के फेवर में बहुत ज्यादा था, कई गुना, मतलब 15 गुना के आसपास सेना उसकी बड़ी थी। उसके बावजूद वो हार गए। इस युद्ध में ये 1 या 2 दिन युद्ध चला, और इस युद्ध में बहुत कम लोग जो है ब्रिटिश साइड से शायद एक आधी आदमी मारा गया था, और रॉबर्ट क्लाइव की साइड से भी बहुत थोड़े से लोग मारे गए थे। तो मतलब ये बंगाल की साइड के भी लोग बहुत कम संख्या में मारे गए थे। तो ये ऐसा युद्ध का समीकरण था कि ये युद्ध पहले से ही फिक्स था, जिसे बोले ना मैच पहले से फिक्स कर रखा था, क्योंकि उसने सबको पहले से ही पैसा खिला रखा था। अब जब ये युद्ध जो है ब्रिटिश जीत गए, तो ब्रिटिश के जीत जाने से, बैटल ऑफ पलासी को जीत जाने से ब्रिटिश का जो स्टेटस है, बंगाल को जो नुकसान हुआ तो हुआ, इंडिया को जो नुकसान हुआ तो हुआ, परंतु ब्रिटिश को इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि उड़ीसा, बंगाल और बिहार, उड़ीसा बंगाल का मतलब क्या हुआ, जिस बंगाल की आज हम बात कर रहे हैं, इस बंगाल का मतलब हुआ आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल। उड़ीसा और बिहार जिसमें कि आपका झारखंड मिला के, इस पूरे क्षेत्र पर जो है अंग्रेजों का एक
प्रभुत्व स्थापित हो गया इस बैटल ऑफ पलासी के बाद से। मतलब इन पैसों को, इस करप्शन की एक्टिविटी से हमने अपना पूरा जो ईस्ट इंडिया का ये वाला हिस्सा है, ये अंग्रेजों के हाथ में, हमारे हाथों से चला गया। उनके पास अब अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्रिविलेज हासिल हो गए। अब उनको कोई चैलेंज करने वाली शक्ति नहीं रह गई। दूसरा, उनकी जो रेपुटेशन थी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर हुई कि एक इतनी छोटी सी सेना ने एक इतनी बड़ी सेना को, बंगाल की सेना को हरा दिया। और बंगाल उस समय बहुत बड़ा प्रॉस्परस एरिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बंगाल रिलेटिवली प्रॉस्परस एरिया था, क्योंकि यहाँ व्यापार था, बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी आबादी। आप सोचिए आज के समय का एक तो पूरा देश, बांग्लादेश, समझिए कितना बड़ा देश है। बांग्लादेश जैसा देश प्लस वेस्ट बंगाल जो अपने आप में, प्लस बिहार, प्लस उड़ीसा, तो इतने बड़े क्षेत्र पर, तो जिससे उसकी रेपुटेशन, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस का जो सवाल था, ट्रेड में फायदा हुआ, रेपुटेशन में फायदा हुआ। फ्रांसीसियों के ऊपर, जो फ्रांसीसियों के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, उसमें उनको बहुत फायदा हुआ। जब अभी हमने बात की ना 1760 के बाद धीरे धीरे फ्रांसीसी लोगों ने अपना बैगेज इकट्ठा कर लिया कि चलो भाई हम लोग यहाँ पर अंग्रेज लोग ही शासन करेंगे। तो इससे ये भी एक फर्क पड़ा कि जो फ्रांस था उसका कम से कम ईस्टर्न इंडिया में बैगेज इकट्ठा हो गया। बाद में साउथ इंडिया में भी हो जाएगा जब टीपू सुल्तान के साथ में वो लड़ाइयाँ जीत जाएंगी। और इससे इनको बहुत बड़ा एक रेवेन्यू रिसोर्स हासिल हो गया। इस रेवेन्यू रिसोर्स से ये बड़ी आर्मी और ये सब मेंटेन कर सकते थे। आखिर में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अब जो अंग्रेजों ने क्या किया, जब बैटल ऑफ पलासी हो गई तो उन्होंने प्रत्यक्ष शासन नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं किया कि हम जो है अब राजा बनेंगे। उन्होंने बंगाल के लोगों को ही वहाँ से एक नवाब को ढूंढ के वहीं पर अपना पपेट रूलर स्थापित कर दिया, कठपुतली सरकार बना दी कि भाई जो हमारी बात मानेगा वही राजा बनेगा, जो हमारे हिसाब से चलेगा वही शासन करेगा। तो ये ऐसा एक पपेट रूलर नवाब को एक उसको ढूंढ के बना दिया गया। मीर कासिम को बनाया गया था, मीर कासिम बना, मीर जाफर बना, पहले मीर जाफर बना सिराजुद्दौला के बाद फिर मीर कासिम बना। ये ऐसे बारी बारी करके ये बनने लग गए। तो इससे जो हमारे अंग्रेज लोग थे उनको ब्रिटेन में एक प्रभुत्व स्थापित हुआ। और दूसरी चीज कि अब यहाँ पर जो शासन स्थापित हो गया वो शासन लूट का शासन स्थापित हो गया। अंग्रेजों ने खुली लूट, अर्थव्यवस्था की, पैसे की लूट, खुली लूट चालू कर दी। उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अगर पब्लिक परेशान होगी, लोग परेशान होंगे, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं होगा, अकाल पड़ेगा तो गालियां कौन खाएगा? पब्लिक किसको नवाब जानती है, जनता किसको जानती है? मीर जाफर को, क्योंकि मीर नवाब जाफर। कौन है? मीर जाफर। मीर जाफर। ठीक है। और सारा कंट्रोल किसके पास है? ब्रिटिश के पास। तो सारा पैसा, आर्मी, सारी चीज इसके पास है। मीर जाफर के पास केवल गालियां खाने का वो है। तो इस तरीके का जो डुअल कंट्रोल हुआ, द्वैध शासन, इस तरीके का जो शासन स्थापित हुआ, ये बंगाल के लिए बहुत ही बुरा समय रहा। बुरा, बहुत नुकसान हुआ, बहुत अराजकता उस समय पर यहाँ पर फैली। और ये जो रूलर्स थे उनको अपनी चॉइस के हिसाब से बदलते रहते थे। जैसे जाफर को पहले बना दिया, जाफर को हटा के फिर 1-2 साल बाद मीर कासिम को ले आए। इस तरीके से इन्होंने ये करना शुरू किया। तो ये बैटल ऑफ पलासी थी। अब बैटल ऑफ पलासी के बाद 1757 में ये जो युद्ध हुआ, 1757 का ये जो युद्ध हुआ, उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आया हुआ है 1764। 1764 में जैसा भी हम बात कर रहे थे, सिराजुद्दौला को हटा के जाफर, जाफर को हटा के मीर कासिम, कासिम, अब जो कासिम था, मीर कासिम था,
ये थोड़ा सा मतलब समझदार था, थोड़ा सोचने वाला व्यक्ति था। तो इस मीर कासिम ने रेजिस्ट करना शुरू किया कि नहीं जो है ये अंग्रेजों की सभी नीतियां यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगी, हमारे देश का, हमारे राज्य का, मेरे शासन का नुकसान होगा। तो ये कॉम्पिटेंट रूलर और पावरफुल रूलर था और उसने कोशिश की अपने आप को अंग्रेजों से आज़ाद करने की। और उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, अवध के राजा थे इस समय पर, अवध में जो राजा थे, अवध भी इंडिपेंडेंट टेरिटरी जैसा हो गया था मुगल साम्राज्य से। तो यहाँ पर निजामुद्दौला, यहाँ थे निजामुद्दौला। और जो दिल्ली में मुगल एम्परर थे लेटर मुगल्स में, वो थे शाह आलम II। उनसे बात की, उनको एग्री कराया और सर उनको निजामुद्दौला थे या सिराजुद्दौला थे? नहीं, सिराजुद्दौला तो 1757 में थे। सिराजुद्दौला वो थे जो बंगाल के नवाब थे जब 1757 में लड़ाई हुई, नवाब सिराजुद्दौला। ये निजामुद्दौला थे अवध में। अवध जो इलाहाबाद के आसपास वाला इलाका है, वहां पर अवध होता था। अवध ईस्टर्न यूपी जिसको आज हम बोलते हैं ना, ईस्टर्न यूपी का नीचे वाला हिस्सा बनारस तक, वो वाला हिस्सा अवध का एरिया कहलाता था। वहां उस अवध रीजन में वो थे निजामुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला तो चले गए, पता नहीं उनको पकड़ लिया गया था और क्या हुआ था, पर वो 1757 के बाद नवाब सिराजुद्दौला का काम खत्म हो गया। बाद में जो मीर कासिम था, मीर कासिम ने अवध के निजामुद्दौला के साथ और मुगल एम्परर शाह आलम के साथ मिलकर एक वो किया, समझौता सा किया और ये तय किया कि हमें मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ना चाहिए। तो 1764 में इन तीनों की सेनाएं, बंगाल के मीर कासिम की सेना, अवध के निजामुद्दौला की सेना और जो मुगल एम्परर, इस समय लेटर मुगल की पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी थी, पर जैसी भी उसकी पोजीशन थी, इन तीनों की सेना मिलकर, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना थी। तो उसके बीच में युद्ध हुआ जिसको हम बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं। और बैटल ऑफ बक्सर वॉज नॉट अ फेक युद्ध। जैसे बैटल ऑफ पलासी है, उसमें बहुत कुछ युद्ध नहीं हुआ। बैटल ऑफ बक्सर वाज रिलेटिवली अ सीरियस युद्ध जिसमें युद्ध हुआ, और इस युद्ध में ब्रिटिश लोग जीत गए। इस युद्ध ने मुख्यतः ब्रिटिश पोजीशन को मजबूत किया। इस युद्ध ने ब्रिटेन को भारत के अंदर में उसके पैर जमा दिए, उसको एकदम से स्थापित कर दिया, क्योंकि अब उसने किसको हरा दिया, अब उसने मुगल राजा को हरा दिया। इस समय 1700 के बाद भी मुगल राजाओं का जो दिमाग में, लोगों के दिमाग में उनका कंट्रोल था, वो बहुत बड़ा था। लोग चाहे इंडिपेंडेंट थे, चाहे ये मीर कासिम हो, निजामुद्दौला हो, हैदराबाद हो, कहीं भी हो, सभी लोग मुगल राजा को सुपरफिशियली, जैसे हम कई देश आज भी ब्रिटेन की महारानी को अपनी क्वीन मानते हैं, जबकि उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वो अगर वो कुछ ऑर्डर करे तो शायद वो उसकी बात ना माने, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है। ये कुछ ऐसे देश हैं जो आज भी ब्रिटिश क्वीन को अपनी महारानी मानते हैं, क्वीन मानते हैं, पर वो केवल नोशनल है। तो इसी तरीके का नोशनल प्रभुत्व मुगल एम्परर का उस समय होता था, और उसने हेल्प की इकट्ठा करने में, और ब्रिटेन ने जब उसको हरा दिया तो ब्रिटिश पोजीशन और ज़्यादा मजबूत हो गई। एंड दे साइंड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये फेमस ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने कंपनी को दीवानी राइट्स, ठीक है, लिखित तौर पर, अब इसके बाद में 1764 के बाद में जो शासन था वो पूरी तरीके से डिक्लेयरली दो हिस्सों में बांट दिया गया, निजामत फंक्शंस एंड दीवानी फंक्शंस। निजामत बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, दीवानी काम रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित होता है। निजामत मतलब आपको पूरा जो भी काम काज, निजामत उसका जो शासन चलाना है वो उसमें, और दीवानी मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, जुडिशियल
वैसे सर जुडिशियल पावर्स था उसमें, पॉलिसीज एंड जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, ये सारी पावर निजामत के पास होती है। दीवानी पावर्स होती हैं चाहे जिसके पास रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार हो, ठीक है, पैसे का सारा अधिकार हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो। अब जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री बाकी सभी मिनिस्ट्रियों से बिल्कुल अलग है। भारत की अगर बात करें तो जो हमारा वित्त मंत्रालय होता है और बाकी सभी मंत्रालय, उनकी पोजीशन बिल्कुल अलग होती है। केवल भारत के अंदर में वित्त मंत्रालय ही एक ऐसा मंत्रालय है जो पैसा इकट्ठा करता है। बाकी सभी मंत्रालय क्या करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, उनके पास एग्जीक्यूटिव फंक्शन। पर जो ये पैसा इकट्ठा करता है इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, भाई वो किसको कितने पैसे देगा ये वो तय करता है। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री अपनी एक बहुत बड़ा कंट्रोल रखती है बाकी मिनिस्ट्रीज के ऊपर। तो जो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, इसने अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी राइट्स दिलवाए और जो शासन था, अब पूरा जो अवध का भी शासन कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होने लगा। उसके ऊपर वहाँ पर भी इनडायरेक्टली अवध के अंदर भी कंपनी ने अपना शासन स्थापित कर दिया। बाद में 1803 आने तक ये और फर्दर दिल्ली के एक्सपेंशन का इसने रास्ता ले डाउन किया बैटल ऑफ बक्सर में। अब जो नवाब था, जब निजामत और इसको द्वैध शासन, डुअल रूल बोलते हैं, एक द्वैध शासन आगे भी आता है तो उसको ध्यान रखेंगे, डुअल रूल, इसको इस पीरियड को द्वैध शासन बोलते हैं। जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद में व्यवस्था लागू हुई 1765 से लेकर 1772 के बीच में जो व्यवस्था लागू हुई, इसको हम द्वैध शासन, डुअल रूल बोलते हैं। दोहरा शासन मतलब जो शासन में ऑब्लिगेशन वाला हिस्सा था नवाब के पास दे दिया गया और रेवेन्यू वाला हिस्सा जो है अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। इससे सबसे ज़्यादा जो परेशानी वो किसको हुई, वो जो बंगाल के लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उनसे रेवेन्यू तो ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा रहा था और उनके जो ऑब्लिगेशंस है, जो शासन को काम करना चाहिए, वो काम शासन ने करना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि शासन के पास अब पैसा था ही नहीं। जो पपेट रूलर था बंगाल का, नवाब था, उसके पास अब वो पैसा था ही नहीं। और 1770 तक जाते ये गंभीर अकाल में परिवर्तित हो गया। वहाँ के लोग इतने ज़्यादा मतलब अव्यवस्था आ गई, जिसने लाखों लोगों को अकाल की कगार पर, अकाल आप लोग समझते हैं, फमीन समझते हैं, व्हाट इज फमीन? यस यस सर। सर। क्या होता है? अकाल सर भूखमरी हो सूखापन गया जाता है। जी। मतलब जब खाने को भी ना रहे, सर पड़ जाए, ये अकाल में सिर्फ लोग खेती बाड़ी कुछ नहीं होती, खाने को तरस जाते हैं। खाने को तरस जाते हैं, खाने तक को तरस जाते हैं, बहुत बुनियादी चीज के लिए भी लोग तरस जाते हैं। ऐसा अब जो ये अकाल है भारत में, ये जो अकाल पड़े, ये बेसिकली मैन मेड है। इनकी खासियत ये है, ये जो भारत के अकाल है जिनको हम बोलते हैं अकाल, ये मैन मेड है, ये कुदरतन नहीं है। इनमें क्या है, घोर अव्यवस्था होने के कारण इस तरीके के अकाल ये पड़े। और विशेष रूप से बंगाल इसके लिए फेमस है, क्योंकि बंगाल का जो लूट है, बंगाल का जो प्लंडर है, ठीक है, जो लूट ब्रिटिश शासन में स्थापित हुई, उसने लोगों के जो दुख को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। बाद में वॉरेन हास्टिंग के आने के बाद, वॉरेन हास्टिंग जब आया तो ये जो डुअल गवर्नेंस, डुअल रूल जो बना था, ये स्थापित हुआ वॉरेन हास्टिंग के आने के बाद। वॉरेन हास्टिंग भारत में 1772 में आए, या वॉरेन हास्टिंग, मुझे भी, मैं पीरियड को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 1772 सर इनका पीरियड है 70-72 से सर 70-85। सर 1772 से 1700 करना पड़ेगा सर थोड़ा सा। 1700 सर इनका पीरियड है सर 1772 से 1785। सर 1772 में आए थे। 1772 में ठीक बोल रहा हूँ ना, 1772 में ही आए थे। यस सर। 1772 में ये जो है यहाँ पर आए।
और उसके बाद में एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट, जो हमारे ईस्ट इंडिया द्वारा जो राज्य थे, राज्यों का अनेक्सेशन, यानी कि राज्यों का क्या बोलेंगे इसको, मिलन नहीं, अनेक्सेशन, कब्जा, राज्यों को अपने शासन में, ब्रिटिश एम्पायर में ग्रेजुअली इन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया। जो ब्रिटिश एम्पायर था उसमें एक एक करके जो भारत की अलग अलग रियासत थी उनको, उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, एक एक करके वो उसमें शामिल करते गए। 1757 से लेकर 1857 तक का दौर यही चला। 1803 में महत्वपूर्ण बदलाव रहा। मराठाओं को हराकर ब्रिटिश ने दिल्ली पर भी डायरेक्ट कंट्रोल अपना स्थापित कर लिया था, और तब तक जो है कलकत्ता वो राजधानी को वापस ले गए। जो दिल्ली राजधानी होती थी उसको फिर वो कलकत्ता वापस ले गए। अब ये हमारे जो है मुख्य गवर्नर जनरल हैं, उनकी कहानी है कि गवर्नर जनरल कौन कौन से आए। तो एक बार पहले हम इनके नाम याद कर लेते हैं गवर्नर जनरल्स के, और एक मैंने नोट्स बनाए थे। सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर। एक बार सभी अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए प्लीज। मैंने कल पिछली क्लास में पिछली बार लोगों बच्चों को ना एक लिस्ट दी थी गवर्नर जनरल्स के सारे पीरियड्स की। हाँ, ये एक लिस्ट है। ये कौन सा लेसन है? लेसन 3 था ये एक लेसन वो है, लिस्ट है जिसमें सभी गवर्नर जनरल और उनके जो मुख्य काम है। तो आपको ये लिस्ट आपको सारी याद करनी है। गवर्नर जनरल रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमारे को समय समय पर आते रहे हैं। तो ये मैंने एक लिस्ट तैयार की थी और ये लिस्ट मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है। तो हमें जितने गवर्नर जनरल हैं और उनके क्या क्या मुख्य काम हैं, कौन कब आया, उसका क्या पीरियड रहा, उसने क्या क्या मुख्य काम किए, जो उसके महत्वपूर्ण काम थे, उनकी ये लिस्ट है। तो आप लोगों से ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप इस लिस्ट को अच्छे से रट्टा मार लेंगे। ये रट्टा मारने की लिस्ट है, इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ रट्टा मारना है। तो ये लिस्ट आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इससे अगर आपको गवर्नर जनरल की चीज़ें याद रहेंगी तो उस समय के इवेंट्स याद करने में इसके 2 फायदे होते हैं। हिस्ट्री को याद करने के लिए हमें क्रोनोलॉजी याद करना। हिस्ट्री का मतलब क्रोनोलॉजी भी होता है, ठीक है, कि हम चीज़ों को याद करते हैं और क्रोनोलॉजिकली याद करते हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब समय के अनुरूप, समय के अनुसार, समय के हिसाब से हम उसको याद करते हैं। अब अगर हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद करने हैं कि भारत में कब कौन चीज आई, सुप्रीम कोर्ट कब खोला गया, क्विट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो ये सब याद करने के लिए हमें समय याद करना पड़ता है। समय याद करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम हर एक इवेंट के अपने वर्ड्स को याद कर लें। हम उसके साल याद कर लें, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, सुप्रीम कोर्ट कब खोला गया, क्विट्स इंडिया एक्ट कब आया, वो भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो उसमें कोई डरने वाली भी बात नहीं है, वो भी याद हो जाएगा। परंतु हमें मोटा मोटा याद करने के लिए, हमेशा कंसेप्ट याद करने के लिए, अगर उसका पीरियड, जैसे वॉरेन हास्टिंग के जितने काम हैं अगर मुझे याद है, मुझे ये अगर याद रहा कि वॉरेन हास्टिंग ने सुप्रीम कोर्ट को भारत में स्थापित कराया, या ये जो रोहिल्ला वार है ये वॉरेन हास्टिंग के समय हुआ, रिंग फेंस पॉलिसी के समय आई, और मुझे ये याद है कि 1773 से लेके 1785 तक वॉरेन हास्टिंग यहाँ पर रहे। तो ये जो मुझे ये याद करने में दिक्कत नहीं आएगी कि सुप्रीम कोर्ट कब यहाँ पर बनाया गया, मुझे कम से कम ये याद रहेगा यार 1773 से लेके 1785 के बीच में कोर्ट बनाया गया होगा। रोहिल्ला वार या ये कब हुआ,
मुझे वर्ष याद नहीं है, पर मुझे कम से कम इतना याद है कि वॉरेन हास्टिंग ने ये लड़ाई लड़ी थी। कलेक्टर की पोस्ट किसने बनाई थी? कलेक्टर की पोस्ट वॉरेन हास्टिंग ने बनाई थी। तो ये याद करने का एक तरीका हो सकता है, और मैं आपसे भी से ये चाहूंगा कि आप लोग इसे अच्छे से लिस्ट को याद कर लें। ये याद कर लेंगे तो ये समझिए आपका 20% 25% मॉडर्न इंडिया खत्म हो गया। 20% तो हो गया, 25 तो खैर ज्यादा हो जाएगा। 15 से 20% मॉडर्न इंडिया आप अगर इस टेबल को याद कर लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सारे लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ओके अच्छा, सर। अभी हम वॉरेन हास्टिंग की चीजों को याद कर लेते हैं, फिर वापस अपने उस वाले लेसन पे जो हम कर रहे थे उसकी बात कर लेते हैं। वॉरेन हास्टिंग के समय पर सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हेलो सर। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फिर बनाया गया सुप्रीम काउंसिल एट बंगाल ऑफ बंगाल। तो ये सुप्रीम काउंसिल क्या होता है, इसके बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। फिर स्थापित किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर एट फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कलकत्ता में बनाया गया फोर्ट विलियम। उस फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर, याद रखिएगा हर शब्द का मतलब रहेगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ये वॉरेन हास्टिंग था जिसके समय पर जो मुगल पेंशन थी, जो मुगल राजाओं को दी जाने वाली पेंशन थी, उसको बंद कर दिया गया। जो डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल था, जो रॉबर्ट क्लाइव के समय पर स्थापित हुआ था, दोहरा शासन, जो वो दीवानी राइट और निजामत राइट वाला जो सिस्टम था, उसको खत्म किया गया वॉरेन हास्टिंग के द्वारा। वॉरेन हास्टिंग जब आए तो उन्होंने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। जो ट्रेजरी थी, ट्रेजरी जो क्या बोलते हैं ट्रेजरी को, ब्लैक होल्स। हाँ, ट्रेजरी मतलब कि जो सर जहाँ खजाना। पैसा रखा जाता है, खजाना। खजाना, जो सर खजाना कोषागार। होता है, उस ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाए। जो पहला अखबार शुरू हुआ इंडिया के अंदर में, वो था ये बंगाल गैजेट। पहला अखबार कब आया? बंगाल गैजेट। किसने बनाया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बनाया। 1780 में ये पहला बंगाल में सर वो अखबार शुरू हुआ। ये याद रखिएगा, ये सर वो लोकल भाषा में नहीं है, इंग्लिश भाषा में है, बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट नाम का पहला अखबार 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने ब्रिटिश लोगों के बेनिफिट के लिए बनाया। फिर है एंग्लो मराठा वॉर, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच का युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक वॉरेन हास्टिंग के समय शुरू हुआ। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर है ना, इससे पहले भी हैदर अली के समय में हुआ था। तो ये दूसरा युद्ध जो है एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 तक वॉरेन हास्टिंग के समय में शुरू हुआ। रोहिल्ला वॉर 1773 से लेकर 1784 तक। रिंग फेंस पॉलिसी, इस पॉलिसी को पढ़ेंगे। हमारी जो पॉलिसी थी इंडियन स्टेट्स के प्रति, वो क्या क्या थी, कैसे कैसे बदलाव आया। तो जो सबसे पहली जो पॉलिसी थी वो थी रिंग फेंस पॉलिसी। ये पॉलिसी वॉरेन हास्टिंग के द्वारा लाई गई। कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई वॉरेन हास्टिंग के द्वारा। जो कलेक्टर की पोस्ट है, जो डीएम की पोस्ट है, डीएम और कलेक्टर जो बनता है, तो कलेक्टर क्यों बनता है, उसकी भी शुरुआत वॉरेन हास्टिंग ने ही शुरू की। ये जो पद जिसके लिए आज हम सिविल सर्विसेज के लिए जो लड़ाई होती है, वो भी शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई, और उसमें कलेक्टर का पद स्थापित किया गया वॉरेन हास्टिंग के द्वारा। ये ऐसा गवर्नर जनरल थे जिनको इम्पीचमेंट, जिनका इम्पीचमेंट को भी, ये जिनको इम्पीचमेंट के लिए ट्राई किया गया। इवन रॉबर्ट क्लाइव के अगेंस्ट भी केस किया गया। ये एक अलग कहानी है रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया था, आपको पता?
उनके ऊपर केस चलाया और बाद में उन्होंने सुसाइड करके रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु हुई। ये सब सर इंग्लैंड उनके पास इतना ज्यादा प्रॉपर्टी है जो ब्रिटेन लौटने के बाद जब उनसे पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे पाए, उनको खुद नहीं पता था कि संपत्ति कहाँ गया। करप्शन के चार्जेस हमारे रॉबर्ट क्लाइव पर लगे। यहाँ उन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन को स्थापित करने के में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे। फिर लैंड सेटलमेंट की जो पहली शुरुआतें की गई, लैंड सेटलमेंट की जो शुरुआत की गई वो कुछ लैंड सेटलमेंट सिस्टम बाद में इसी सिस्टम को कन्वर्ट करके इन्हीं के सिस्टम को हटा के परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम लाया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा, जो बाद में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम भी बना। भागवत गीता का जो ट्रांसलेशन वो इनके समय में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया, भागवत गीता का ट्रांसलेशन। तो ये वॉरेन हास्टिंग की कहानी है। कॉर्नवालिस की अगर बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हमारे देश में जो लोअर कोर्ट हैं और अपील कोर्ट, जो छोटे लेवल के कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स होते हैं, उनको स्थापित करने का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू हुआ। परमानेंट सेटलमेंट, बिहार और बंगाल के लिए जो परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर, दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हो गया वॉरेन हास्टिंग के समय पर, और तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर 1790 से लेकर 1792 के बीच में। इन्हीं के समय में कॉर्नवालिस कोड, बेसिकली लॉ का एक कोड बनाया गया, कानून, बाद में आईपीसी सीआरपीसी बना, तो कॉर्नवालिस कोड बनाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर। इंडिया में सिविल सर्विसेज की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। संस्कृत विद्यालय एट बनारस, ठीक है, वाराणसी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर जोनाथन डंकन ने, जो गवर्नर थे बॉम्बे के, ठीक है। सनसेट लॉ इन्होंने स्थापित किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस के जाने के बाद हम 1857 तक के सभी जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनको अभी कर लेते हैं। उसके बाद में आए जॉन शोर। जॉन शोर 1793 से लेकर 1798 तक रहे। इन्होंने नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाई और चार्टर एक्ट 1773 में क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। 1793 में आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये भी चार्टर एक्ट था जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है। हर 20 साल में ये चार्टर एक्ट रिन्यू किया जाता था, नया बना के भेजा जाता था इंग्लैंड से। तो 1793 में ये चार्टर एक्ट आया। 1794 में सेकेंड रोहिल्ला वॉर, इसे लड़ने में जॉन शोर का रोल है। इसको इस लड़ाई के समय में जॉन शोर थे। बैटल ऑफ खरदा, एक मराठा के साथ बैटल है निजाम ऑफ हैदराबाद की, उसके ये भी जॉन शोर के समय। जॉन शोर की चीज़ें काफ़ी कम है रिलेटिवली, जैसे वॉरेन हास्टिंग और कॉर्नवालिस की हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमें जॉन शोर की नहीं मिलती। कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद में अगले आते हैं हमारे वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 तक, और इन्होंने शुरुआत की थी सब्सिडरी अलायंस की। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, कैसे काम करता था, क्या इसकी बेसिक नीति थी, इस नीति को बाद में लॉर्ड डलहौजी ने बदला था, सब्सिडरी अलायंस को। तो ये सब्सिडरी अलायंस की नीति लगाई गई। जो भी रियासत थी, जो यहाँ के लोकल स्टेट थे, उनके लिए चौथा एंग्लो मैसूर वॉर, अंतिम मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान खत्म हो गया और जो मैसूर का टीपू सुल्तान और हैदर अली का शासन था वो खत्म हो गया 1799 में एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। दूसरा एंग्लो मराठा वॉर, ये भी महत्वपूर्ण एंग्लो मराठा वॉर है, जिसने मराठा की पोजीशन को कमजोर किया भारत में और
ब्रिटिश शासन को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेकर 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में, राजभवन एट कलकत्ता 1803 में। और ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था ये बनाया गया था एज एन ट्रेनिंग सेंटर फॉर सिविल सर्वेंट। जो भारत में सिविल सर्वेंट आते थे उस समय जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था, जब उसकी शुरुआत की गई तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम इंग्लैंड में होता था और इंग्लैंड में ही वो चुने जाते थे। ज्यादातर सभी अंग्रेज जो है इस सिविल सर्विसेज के लिए चुने जाते थे। बाद में ये मांग हुई कि सिविल सर्विसेज को इंडिया में होना चाहिए, सिविल सर्विसेज में इंडियंस को भी मौका मिलना चाहिए। तो ये बाद में ये कुछ बदलाव आए। तो इस समय पर जो सिविल सर्विस एग्जाम होता था वो इंग्लैंड में होता था। 18-19 साल के 20 साल के बच्चों को जो है चुना जाता था और फिर उनको भारत लाया जाता था। तो उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो ट्रेनिंग कहाँ पर होती थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता में उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती थी। ये हैं अगले मिस्टर बार्लो, जॉर्ज बार्लो। 1805 से लेकर 1807 तक इनका शासन रहा। इनके समय में जो भारत की पहली मतलब कह सकते हैं पहली सिपाही म्यूटनी जो हुई थी, बड़े स्तर पर जो सिपाहियों का विद्रोह हुआ वो इनके समय पर हुआ था वेल्लूर में। वेल्लूर जो है मद्रास के पास, चेन्नई के पास एक डिस्ट्रिक्ट है वेल्लूर। उस डिस्ट्रिक्ट में ये सेना ने विद्रोह कर दिया था जॉर्ज बार्लो के समय पर। और ये हमारे जो सैन्य विद्रोह हैं उनकी शुरुआत का एक सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ। इन्होंने बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की 1806 में। बाद में ये बदल के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो गया था और बाद में बदल के आज़ादी के बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया था। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका इतिहास 1806 यहाँ तक बदला। यह बैंक ऑफ कलकत्ता है, ऐसे ही बैंक ऑफ बॉम्बे था और बैंक ऑफ मद्रास था। उनको मर्ज करके ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। उसको मर्ज करके बाद में आज़ादी के बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो जॉर्ज बार्लो के बाद अगले आए लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 के बीच में रहे। इनके समय पर ये चार्टर एक्ट आया। का 20 साल बाद। तो पहला 73, 93, अगर आपको ये एक्ट याद करने हैं, 1773, 1773, रविंद्र कोठारी का 1793, 1813, 1833। सर सब में सर 20-20 ऐड करते जाएंगे तो आ जाता है। हाँ, इसीलिए मैं बताना चाहता था कि जितने ये एक्ट हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। ये पहले वाले को हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, बाकी सबको चार्टर एक्ट। वैसे ये सभी चार्टर एक्ट हैं। जैसा जो चार्टर एक्ट था, पहला चार्टर एक्ट जब दिया गया था 1600 में, जिस अधिकार के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, उसके अब जो चार्टर थे उसके अधिकार वो कैसे कामकाज करेगी, तो जो पार्लियामेंट और वहाँ की रानी की स्वीकृति के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी को मैंडेट दिया जाता था अगले 20 सालों के लिए कि आप 20 साल के लिए ये नीति रहेगी। तो हर 20 साल के बाद उनको ये चार्टर एक्ट प्राप्त होता था। बाद में 1853 के बाद 1858 में वो आया था इंडिपेंडेंस नहीं, मतलब जिसमें कि शासन को डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन द्वारा ले लिया गया था। तो वो एक्ट आया था। तो वो एक्ट यहाँ तक डिफरेंट है। बाकी ये सारे एक्ट जितने हैं ये 20-20 साल के अंतराल पे आए हैं। 20-20 जोड़ते जाइए, आपको ये मिल जाएंगी। बस ये याद रखिएगा, यहाँ एक बीच में और है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो याद करने के लिए एक आसान तरीका है चार्टर एक्ट्स को। तो 1813 का चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो के समय में आया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में हुई।
अमृतसर पंजाब एक ऐसा क्षेत्र था जो रिलेटिवली सबसे आखिर में, भारत के जितने क्षेत्र जो हुए बाकी एनेक्सेशन हुए, पर जहाँ जिसने अंग्रेजों को लास्ट तक तंग किया वो एक पंजाब वाला क्षेत्र था, कि पंजाब जो है उनके हाथों से था, पर फाइनली पंजाब और अफगानिस्तान, पंजाब पर उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ। अगला है लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड हास्टिंग आए। लॉर्ड हास्टिंग ने, जिनका समय काल 1813 से लेकर 1823 तक था, इन्होंने नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी जो थी उसको समाप्त किया। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ इनके साथ में ये अंतिम तीसरा एंग्लो मराठा वार हुआ 1816 से 1818 के बीच में, जिसमें मराठा शक्ति को लगभग पूरी तरह से ये खत्म हो गए। ट्रीटी ऑफ सगोली 1816 में, जिसके द्वारा सगोली नेपाल के जरिए जो ट्रीटी हुई वो ये 1816 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक्सपेंशन 1818 में किया गया इनके शासन में। रियोतवाड़ी व्यवस्था, हमारी एक जो हमारी लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू का एक सिस्टम तो है हमारा परमानेंट सेटलमेंट, पर परमानेंट सेटलमेंट की कई सारी शॉर्ट कमिंग्स थी, कई सारा क्रिटिसिज्म था, तो उसकी जगह पर नया सिस्टम आया, रियोतवाड़ी सिस्टम और महालवाड़ी सिस्टम। 1820 में ये रियोतवाड़ी सिस्टम मद्रास में, और 1822 में जो नॉर्थर्न इंडिया ऊपर के हिस्से थे वहां पर ये आया महालवाड़ी सिस्टम। ये भारत में लागू किया गया लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो तीन हमारे मुख्य लैंड रेवेन्यू सिस्टम है भारत के अंदर में जो अंग्रेजों द्वारा लाए गए, परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी सिस्टम एंड रियोतवाड़ी सिस्टम। ये तीन सिस्टम लाए गए। तीनों के बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे कि क्या होते हैं, तीनों में क्या क्या अंतर है, इनका क्या प्रभाव रहा, पर ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको याद कर लेना जरूरी होगा। हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता में 1817 में, जिसको आज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। पिंडारी वॉर, पिंडारीज जो है पिंडारी वॉर, उसको ये 1717 से 1718 में। पिंडारी जो है महाराष्ट्र में एक एक्टिव लोग हैं, और वो एज एन गुरिल्ला आर्मी के तौर पर काम करते थे, तो एक बहुत बड़ा थ्रेट था। इनफैक्ट अगर आपने वो मूवी देखी होगी, क्या नाम था उसका, बाहुबली, तो वीर। उसमें पिंडारियों का जिक्र होता है, तो ये नाम वहीं से इस तरीके से लिया है। वैसे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आप अपने देश के ही एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो हमारे ही देश के हिस्से हैं। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये बनाई गई 1823 में। एक फिर इसके बाद आए जॉन एडम, जो जिन्होंने लाइसेंसिंग रेगुलेशन लाए, और ये राजा राम मोहन रॉय की अध्यक्षता में के साथ में मिलकर ये जो है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी स्थापित हुई। लॉर्ड एमहर्स्ट ये एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक है, बर्मा के साथ जो युद्ध हुआ, जिसने बर्मा को भारत का ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनाया, और उसकी शुरुआत इस फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा के राजा को हरा दिया, असम, मणिपुर, अराकान, टेंसरिंग, ये सब क्षेत्रों पर कब्जा कर दिया लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। इसके बाद आया संस्कृत कॉलेज, ठीक है, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में 1824 में बनाया गया। फिर है ट्रीटी ऑफ यांडबू, ट्रीटी ऑफ यांडबू, ठीक, ये ट्रीटी ऑफ यांडबू हमारे बर्मा के राजा के साथ, ये जो फर्स्ट बर्मीज के वॉर के कंक्लूजन में ट्रीटी ऑफ यांडबू की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये याद रखेंगे। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
नहीं, अभी मेरे सवाल को आपने सर पूरा नहीं लॉर्ड कैनिंग। सर वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग। पहले गवर्नर जनरल बोला जाता है वॉरेन हास्टिंग को, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये हो जाता है पद लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड केनिंग जिनकी बात करें वो पहले वाइस रॉय बने और ब्रिटिश एम्पायर के पहले वो गवर्नर जनरल तब भी रहे और वो पहले 1857। ठीक है। तो जो हमारे वॉरेन हास्टिंग थे ये गवर्नर जनरल, बेसिकली उस समय पर वॉरेन हास्टिंग के समय पर कलकत्ता बॉम्बे बंगाल। और कलकत्ता, ठीक है, ये इंडिया, ठीक। तो यहाँ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में सब जगह अपने अपने एक गवर्नर हुआ करते थे। तीनों के अपने अलग अलग गवर्नर होते थे, गवर्नर ऑफ मुंबई, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ कलकत्ता। इन गवर्नर्स में एक गवर्नर को प्राइमेसी दी गई और उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल। तो वो गवर्नर जनरल बना और वो थे वॉरेन हास्टिंग, पहले जो गवर्नर जिनको इन तीनों पर, मान लीजिए इन तीनों में कोई किसी इशू को लेके सहमति नहीं बन रही, वैसे ये इंडिपेंडेंटली लगभग काम करते थे, पर अगर मान लो इनमें सहमति नहीं बन रही तो क्या होगा, जो ये गवर्नर जनरल है, जो कलकत्ता वाला गवर्नर है, उसका रूल, उसका जो से होगा, उसका डिसीजन फाइनल होगा, इसलिए ये गवर्नर जनरल बनाए गए। बाद में क्योंकि 1772 में जो भारत इनका शासन था अंग्रेजों का, वो फोकस था तीन जगह पर ही था, पर धीरे धीरे 1772 से 1820-30 तक आते आते जो शासन है वो लगभग पूरे देश पर हो गया था। मराठा हार गए, मैसूर हार गया, सारे क्षेत्र धीरे धीरे हारते गए थे, रियासतों ने गिव अप कर दिया। तो उसके बाद जो है ये पूरा क्षेत्र इनके पास आ गया था। तो इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, अब पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल बन गए। जो सती रेगुलेशन एक्ट था वो इनके द्वारा लाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में, राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स के कारण। महालवाड़ी सिस्टम पंजाब, इंडिया, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न यूपी में भी लागू किया गया। सेंट हेलेना एक्ट या चार्टर एक्ट 1833 का, जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया कि वो ब्रिटिश इंडिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंट हेलेना एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 में ही ये इनको ये अधिकार दिया गया। कोल रिबिलियन इनके समय पे हुआ 1831 में। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में लाया गया, जो हमारा फेमस 1833 का फेमस मैकॉले मिनट है। मैकॉले मिनट याद है, ठीक है। तो मैकॉले मिनट 1833 में क्या कहा गया मैकॉले मिनट में? हेलो सर प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, इंग्लिश एजुकेशन के लिए नहीं था। इशू था कि एजुकेशन की जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज सर। हाँ, जो डिस्प्यूट था, नहीं वर्नाकुलर लैंग्वेज के लिए नहीं कहा था, ऐसी बात कर रही हूँ मैं कॉलेज में, बिल्कुल उल्टा बता रही हूँ चंद्रा। जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो यहाँ की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, बेसिकली दो तरीके के लोग थे, इनको बोलते एंजेलिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। अंग्रेजों के बीच में भी दो धड़े थे, अंग्रेजों के बीच में दो तरीके की मान्यताओं वाले लोग थे। एक लोग ये कहते थे, मानते थे कि जो इंडिया का कल्चर, संस्कृति है वो बेकार है, पुरानी है, ऑर्थोडॉक्स है, किसी काम की नहीं। मैकाले का कहना था यहाँ शिक्षा मतलब इंग्लिश को ज्यादा फोकस करते थे। यार ये बड़ी बुरी आदत है, तुम लोगों को कहते कहते भी मुझे, तुम लोगों को अच्छा लगता है क्या कि मैं अगर ऐसे कुछ बोलूं? अगर मैं बात कर रहा हूँ या तो मैं पूछूंगा आप लोगों से, मैं पूछता ही हूँ, शायद सबको मौका देता हूँ, आप लोग बीच में बहुत बोलते हो।
जो कि बहुत बुरी आदत है। पता नहीं मतलब आप लोग इसको समझ क्यों नहीं पा रहे। तो मेरे को और कोई दिक्कत नहीं है, ये इट्स कंसिडर अ वेरी बैड हैबिट टू इंटरप्ट समबडी। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसे सुनना चाहिए। हमें बोलना है तो हम पूछ के बोल सकते हैं कि हम बोले क्या, या पूछा जाए तो बोल सकते हैं। टीचर को बार बार इंटरप्ट करना बहुत भी अच्छी आदत नहीं होती। हम एंजलिस्ट जो लोग होते हैं, एंजलिस्ट वो लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि जो इंग्लिश सिस्टम है वो बेटर सिस्टम है और जो पुराना एंशिएंट सिस्टम था वो बेकार है। तो यहाँ पर हमें इंग्लिश सिस्टम को लाना चाहिए। एक दूसरे धड़े के लोग थे हैं जो ओरिएंटलिस्ट लोग कहलाते हैं, ये अंग्रेजों के ही बीच के लोग हैं, जो ये मानते थे कि नहीं, इंग्लैंड जो ये इंडियन सिस्टम है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सिस्टम। जो इंडियन कल्चर और इनका जो पुराना ट्रेडिशन है इट्स गुड सिस्टम, ओरिएंटल सिस्टम है। तो इसको वो रेस्पेक्ट करते थे। कुछ लोग रेस्पेक्ट करते थे, कुछ लोग नहीं रेस्पेक्ट करते थे। जो नहीं करते थे वो एंजलिस्ट थे और जो ओरिएंटलिस्ट थे वो चाहते थे कि यही का सिस्टम लागू हो। इन दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सी थी। यही कंट्रोवर्सी एजुकेशन से संबंधित थी कि हमारे को भारत के अंदर में जो एजुकेशन देनी है वो किस भाषा में दी जाए। क्या लोकल वर्नाकुलर यहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाए या अंग्रेजी भाषा में दी जाए। जो एंजलिस्ट थे वो ये कहते थे कि इंग्लिश भाषा होनी चाहिए। जो ओरिएंटलिस्ट थे वो ये मानते थे कि वर्नाकुलर भाषाओं में पढ़ाई कराई जानी चाहिए। और अल्टीमेटली ये जो डिसीजन हुआ था इसमें एक मैकॉले थे, उनका जो फेमस भाषण है उसके बाद में ये इशू खत्म हुआ था और ये तय किया गया था कि नहीं, ये एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में ही की जाएगी। और यही कारण है कि आज हम जो है जो भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सब कुछ इंग्लिश में देख रहे हैं, ये सब लॉर्ड मेकाले की देन है। उन्होंने ये इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर इंडिया में स्थापित कराया था, जिसके बाद में फिर हमें सारी एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, वो इंग्लिश भाषा में होने लगी और कामकाज इंग्लिश भाषा में सारा का सारा होने लगा। तो वो ये फेमस कंट्रोवर्सी थी जो, और इसके बाद में ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा और मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कलकत्ता में 1835 में इनके द्वारा शुरू किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को अभी यहीं समाप्त करते हैं और मैं भी यहाँ निकलता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग इस टेबल को Thank you, sir. लीजिएगा, एंड टू एंड Thank you, sir. लीजिएगा। थैंक यू PDF सर, गुड बताइए। बाय। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.